पहले भी गोश-गुज़ार कर चुका हूँ कि अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीबो-गरीब वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अर्से पहले की बात है, मुझे एक जानने-वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले साथ वाले शहर की है, उसने आपका ज़िक्र अपने ससुराल में किया था, तो उनके घर कोई मसला है, तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन अल्ल सुबह वक्त मुकर्रर पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू होते हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला ये है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से उसे असेब है, इसके लिए हम जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि उसे असेब है ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले कि ना तो वो खाना खाती है, ना किसी को मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मरीज़ा असेब का शिकार हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझकर घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और उनके घर वालों की मजबूरी से जाली हामिल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इसी तरह के मरीज़ हमेशा मेरी उकताहट और बेज़ारी का सबब बनते हैं और मैं इसके घर वालों को लाजमी ये कहकर उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज़ को ऐसा कोई मसला नहीं है। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुँच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हारन की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुँचे तो 2-3 और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ के चाय और नाश्ता किया। इससे फारिग होकर वहीं बुजुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली दूसरी पोजीशन लेती है। यह उसकी ज़हानत और शौक़ की वजह से उसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगाकर पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल उसे चंद दिन की छुट्टियाँ थी। वो बहुत खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लगी है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, मैंने उसकी माँ से कहा कि तुम मुझसे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर उसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे तक महसूस कर लिया। खाने का कहा जाता तो खा लेती, ना कहें तो ना खाती। रातों को अगर कोई उसके कमरे में कोई जाता तो उसको जागते पाता। छुट्टी के आखिरी दिन उसने पढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी कैफियत देखते हुए हमने भी ज़बरदस्ती ना की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया गया। उसने नफ्सियाती मालिश के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मालिश ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया कि मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है कह के नींद की दवाई तजवीज़ कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता हो तो वह एक बार कहने पर तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई असेबी मसला है। जब भी हम इसके कमरे में कोई जाता, उसको कपड़ों की अलमारी जो कि लकड़ी की थी उसको देखकर मुस्कुराता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो उनके खलीफा हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने ये कहकर इसे जादू है कुछ तवीज़ दिए और चले गए। इसके बाद काफ़ी सारे आमिल बुलवाए गए। सब ने ये कहा इस पर जादू है, इसलिए ऐसा कर रही है। जब से ये तवीज़ों से इलाज शुरू किया है, उसने बिल्कुल ही कमरे में खुद को बंद कर लिया और जब भी उसके कमरे में जाए उसे घुटनों में मुँह छुपाए आंसू बहाते हुए ही देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अर्सा गुजर चुका है। उसके चुप होने के बाद उसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज़ पेंसिल मंगवाई और बच्ची का मुकम्मल हिसाब करके देखा तो ना तो कोई उसे नफ्सियाती बीमारी निकली और ना ही कोई जादू टोना निकला। अगर निकला तो सिर्फ असेब का असर। मैंने उनसे कहा कि क्या मुझे मरीज़ के कमरे में ले चलेंगे। बच्ची के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे तक पहुँचे। उसके वालिद ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नज़र बेड पर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी लड़की पे पड़ी। मैंने सलाम किया। लड़की ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बेड के पास रखे सोफे पर बैठने के बाद मैंने कहा, बेटा कैसी हो? अब वो बोली, ठीक। उसके मुख्तसर जवाब सुनकर मैंने कहा, मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया गया कि मैं ये जान के बता सकूँ कि आपको मर्ज़ लग गया है। 2 साल से आपने खुद को अलग थलग कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है। सब आपकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन मुझे तो आपको देख कर लगता है कि आप खुद परेशान और उदास हैं। वो बोली, अंकल आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों परेशान हूँ और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने कहा, अगर मैं उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूँ तो क्या तुम मुझे अपना सारा हाल बता दोगी? उसने कहा, जी बता दूँगी। लड़की के वालिद और दादा दोनों खामोश थे।
बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, ना तो आप कोई नफ्सियाती मसला है और ना ही कोई तवीज़। मसला यह है कि आपने किसी ऐसी महलूक को देख लिया है जो बुलाई नहीं जा रही। मेरी बात सुनते लड़की चौंक गई और रोने लगी। मैंने उनसे कहा, इस वक्त ही कुछ कर सकता हूँ जब तक मुझे सारी बात का पता चलेगा। लड़की ने कहा, मैं जब छुट्टियों में वापस आई तो घर वालों से मिलजुल कर अपना कमरे में आकर मैं कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक बहुत प्यारी और मसहूर खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर हॉल कमरे में घर के किसी फर्द ने कोई परफ्यूम लगाया है और शायद उसी की खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू का आना एहसास ख़त्म हो गया। मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद की। कुछ ही देर गुजरी हो गई कि मुझे एहसास हुआ कमरे में कोई और है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोल कर देखा तो कोई ना था। शाम हो गई। मैं सो गई और अम्मी ने मुझे उठाया। मैं फ़्रेश होकर बाहर चली गई। मैंने भाई से पूछा कि कौन सा परफ्यूम लगाया था। उसने कहा, आज तो कोई नहीं लगाया। बहन से पूछा, दादा अबू से पूछा, शायद उन्होंने कोई अतर लगाया, मगर सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खाकर मैं जल्दी उठकर अपने कमरे से आ गई। मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग से निकाल कर अलमारी में रखने लगी कि अचानक फिर कमरे में वही खुशबू फैल गई। मैं हैरान थी कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी मशहूर कुन खुशबू मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर संभालूँ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आना बंद हो गई। मैं उठी और अब कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू कर दिए। कपड़े रखकर मैं वापस मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। उस पर एक तयशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो खोला। उस पर अस्सलाम वालेकुम लिखा था। मैं हैरान थी, ये कहाँ से आया। मैंने उसे कमरे में बड़े डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पहर मेरी तरह आँख खुली। मैंने करवट बदली और करवट बदलते मेरा हाथ एक कागज़ पर पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई और उस कागज़ को खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उसे रद्दी समझकर फेंक दिया। ये पढ़कर हैरान और परेशान थी। मुझे याद था उस सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरे नाक से वो खुशबू टकराई। मेरे लिए सब बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया। उस पर लिखा था, ये सब आपके लिए परेशान कुन होगा, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी अब तजस्सुस में बदल रही थी। मेरी जगह और कोई होता तो शायद कब का कमरे से डर कर भाग चुका होता, मगर वो खुशबू ऐसी मेरे दिल दिमाग को मसहूर कर रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक ना हुआ। मैंने कहा, अब कौन है। मेरा इतना कहना था कि कागज़ मेरी झोली में आ गिरा। उस पर लिखा था, आपका हादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आकर गिरा, जिस पर लिखा था, नहीं आ सकती। मुख्तसरन ये कि मेरी और उसकी बकिया सारी रात इस तरह बातें होती रही। उसका कहना था कि वो एक जीन है, उसे मेरी आंखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कहकर चला गया कि जल्दी वापस आता है। वो चला तो गया, साथ ही खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर 2 दिन नहीं आया। मैं 2 दिनों बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा ना लगता। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हों। मैं जब भी बोलती, जो सवाल करती, उससे उसका जवाब मुझे कागज़ पर लिख कर मिल जाता। मेरी एक ही तकरार थी कि मुझे उसको देखना है, और उनका एक ही जवाब कैसा मुमकिन है। मैं इस दौरान कमरे तक महदूद होकर रह गई। जब वो मौजूद होते तो कमरे को बंद कर देती। जब वो चले जाते मैं उनकी बातें और याद में खोई रहती। जब उनका कोई कागज़ मुझे मिलता, उससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पर लिखा मिला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे तक महदूद हो जाने की वजह से परेशान है और वह तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो तुम्हारा इलाज करवाएंगे और मुझे से करवा लेना। मैंने हामी भर ली। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी कसम मेरे सामने है। मुझे जवाब मिला कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 2 मुश्किलें बन जाएंगी। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा कि मैं आपके सामने ज़ाहिर हुआ हूँ, और दूसरा, मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी मुश्किल यूँ कि आप मुझे कभी भूल सकती हैं, मगर मुझे देख लिया तो कभी नहीं भूल पाएंगी। ये जवाब पढ़ तो मैंने लिया, मगर मैं समझ ना सकी। मैं अपनी बात पढ़ ही रही। मेरी बात मानते हुए उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। मैंने खुशी से आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में एक इंतहाई दबदबे वाली बड़ी आवाज़ आई कि आंखें खोलो। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरी आंख खुली रह गई। मेरा दिल चाह रहा था वक्त रुक जाए और ये लम्हा कैद हो जाए। इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं बयान करने से कातिर हूँ, इसलिए कुछ अजीब सा हुआ। मेरे कमरे में धुआं बढ़ना शुरू हो गया। मैंने उनके चेहरे पर बेहद परेशानी देखी। अचानक वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। परेशानी और अफसोसगी से इधर उधर देखने लगी, मगर वो जा चुके थे। धुआं भी अचानक गायब हो गया।
इस वाक़ये के कई दिन तक मेरा उनसे रब्ता ना हुआ। मेरी मानो जैसे दुनिया लौट गई हो। मैंने खुद को कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। मैं अपनी नादानी पर सारा दिन रोती रहती हूँ। मैंने घर वालों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात मैं बैठी रो रही थी कि अचानक उनकी आमद की खुशबू का एहसास हुआ। मैं चौंक कर खुशी से इधर उधर देखने लगी। मुझे खुशबू आ रही थी। मैं उनका नाम पुकारने लगी मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई मिनट गुजर गए। अब खुशी बेचैनी और परेशानी में बदल चुकी थी। मैं काफ़ी देर उनका नाम ले लेकर पुकारती रही मगर जवाब न मिला। अब अचानक खुशबू का एहसास आना कम हो गया। खुशबू आ तो रही थी मगर बहुत कम। अचानक मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठकर खोला। उस पर लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने आने से मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को उसी वक्त मेरी इस हरकत का पता चल गया था। अब फैसला ये हुआ कि अब कभी अगर मैंने आपसे रब्ता कर रखा तो मेरे साथ आपको भी सज़ा मिलेगी और मैं ये नहीं चाहता। इस सांस तक आपको याद रखूँगा मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू मेरे इस आखिरी पैगाम से आती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस रुके को पढ़ के मेरी दुनिया वैरान हो गई। मेरे घर वाले मुझे जब किसी इलाज का कहते थे तो मैं चुप करके करवा लेती। बहुत लोग आए, सब ने अपनी अपनी बातें की। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बताया। ये कहकर वो लड़की खामोश हो गई। उसके वालिद, दादा और मैं सब खामोशी से सुन रहे थे। उसके चुप होने पर लड़की के वालिद ने आगे बढ़कर उसके सीने से लगा दिया। मैंने उस लड़की से वो हाथ लाने को कहा। लड़की उठी और अलमारी से कपड़ा लपेटा हुआ लाई। कपड़ा खोलकर उसमें से कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब सी भिनभिनी खुशबू से महक उठा। क्या बताऊँ, क्या खुशबू थी, जैसे संदल, अंबर और कस्तूरी को किसी ने एक साथ रख दिया हो। खुशबू ने दिमाग को इस कदर मुअत्तर कर दिया था। इतना अरसा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज़ से हटी ना थी। खुशबू की सहरंगेज़ी में मैंने वो कागज़ खोलकर पढ़ा जिस पर हूबहू वैसी तहरीर लिखी थी जैसा लड़की ने बताया। मैं हाथ पढ़कर कागज़ वापस लड़की को दिया और कहा कि इस मसले का एक ही हल है कि ये वाक़या आपको इतना ही याद रहे जैसे बचपन की एक हसीन याद। आप वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। मुख्तसर ये कुछ दिन उस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया। अल्लाह पाक का करम हुआ। बच्ची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। इस वाक़े के कुछ हफ्ते बाद बच्ची की मुझे कॉल आई। उसने कहा मैं आज अपने अब्बू के साथ नहर पर जाकर वो हद बहा दिया है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने खामद के साथ बहुत खुश है। एक बात बताता जाऊँ, आज तक मैं वो खुशबू नहीं भूल सका, ना भूल पाऊँगा।